दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसा रंग दिखाती है कि आदमी अपनी ही किस्मत को गालियां देने लग जाता है। कहते हैं जिंदगी वही है जो तुम्हारे हाथ की लकीरों के बाहर हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम सुनील है और मैं एक जेसीबी चालक हूँ। ये किस्सा करीब 2 साल पुराना है, जब मैंने इस काम की शुरुआत ही की थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद जिंदगी मानो ख्वाहिशों की मिर्च और मजबूरी की कढ़ाई में पकने लगी थी। उस वक्त मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, पर कहते हैं ना, नौकरी और पत्नी का प्यार किस्मत से ही मिलता है। जब कई जगह हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, तो मैंने मजबूरी में जेसीबी चलाने का काम शुरू कर दिया। सच कहूँ तो मुझे ये काम उतना ही पसंद था जितना किसी भूखे को कड़वा करेला। लेकिन पेट की आग और जिम्मेदारी की बेल ऐसे लिपटती है कि आदमी वो सब कर जाता है जो उसने सपनों में भी नहीं सोचा होता। काम का कोई समय तय नहीं था। सूरज चढ़े या चांद निकले, हमारी जिंदगी ठेकेदार के फोन की रिंग से चलती थी। जैसे ही फोन बजता, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जेसीबी लेकर निकलना पड़ता। हम 4 लोग थे जो ठेकेदार के लिए काम करते थे। जहाँ जेसीबी खड़ी रहती थी, वहीं एक छोटा सा अड्डा था जहाँ हम चारों बैठा करते थे। उस अड्डे पर सपनों की मौत और मजबूरी की चाय का सिलसिला चलता रहता था। शाम के करीब 8 बज रहे थे। ठंड ने ऐसा कहर ढाया हुआ था कि लगता था हवा के हाथ में बर्फीले चाकू हैं जो रूह तक काटने पर आमादा है। घर आकर गर्मा गर्म खाना खाया और बिस्तर में घुसकर रजाई ओढ़ ली। मैंने सोचा था आज तो आराम से रात बीतेगी। मेरी पत्नी और मैं बातों में लगे रहे। वो शादी के बाद की पहली ठंड थी और उसके साथ गर्म चाय और प्यार भरी बातें कर जैसे ठंड का एहसास आधा हो गया था। पर कहते हैं ना, आराम का सपना देखा और किस्मत ने थप्पड़ मारकर उठा दिया। तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। कहते हैं खराब फोन और खराब किस्मत से बड़ी परेशानी कुछ नहीं होती। और ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी में हमेशा मेहमान की तरह मौजूद रहती थीं। पर कहते हैं ना, आराम का सपना देखा और किस्मत ने थप्पड़ मारकर उठा दिया। तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। कहते हैं खराब फोन और खराब किस्मत से बड़ी परेशानी कुछ नहीं होती। और ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी में हमेशा मेहमान की तरह मौजूद रहती थीं। फोन उठाया तो देखा कि ठेकेदार का कॉल है। मन ही मन बुदबुदाया, अब गया चैन तेल लेने। ठेकेदार की आवाज दूसरी तरफ से गूंजी, सुनील, कल सुबह 5 बजे जेसीबी के लेकर पुराने कॉलोनी जाना है। शमशान घाट के पास एक मकान की सफाई करनी है। काम जल्दी निपटा देना। मुझे उस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मेरी क्या मजाल कि मैं मना कर सकता। मैंने थकी हुई आवाज में ठीक है साहब कहकर फोन काट दिया। पत्नी ने पूछा, इतनी ठंड में शमशान घाट, ये काम कोई और नहीं कर सकता क्या? मैंने हंसते हुए कहा, और कौन करेगा? ये ठेकेदार समझता है कि मैं आदमी नहीं, जेसीबी का इंजन हूँ। मैंने अलार्म सेट किया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिल कहीं ना कहीं अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब परेशानी आने वाली होती है तो दिल का अलार्म पहले ही बजने लगता है। सुबह के 5 बजे का वक्त था। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था सूरज ने भी ठंड से हार मान ली हो। मैंने जेसीबी स्टार्ट की और पुरानी कॉलोनी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही एहसास हुआ कि इस जगह की हर ईंट डर की कहानी सुनाने को बेताब है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी सहमी हुई हो। धुंध ने सड़कों को इस कदर ढक दिया था कि गली का सिरा तक नजर नहीं आ रहा था। शमशान घाट के पास पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि वहां कोई नहीं था। न ठेकेदार,
न मजदूर। पूरी जगह इतनी वीरान थी जैसे जिंदगी ने इसे छोड़कर भाग जाने की कसम खा ली हो। मैंने ठेकेदार को फोन मिलाया। पहली बार कोई जवाब नहीं। दूसरी बार फोन मिलाया, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैं सोच रहा था, साहब तो अपने कद्देदार रजाई में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा होगा और मुझे यहाँ भूतिया ठंड में सिक ठिठुरने के लिए भेज दिया। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मैंने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और दो चार कश खींचे ही थे कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन देखा तो ठेकेदार की कॉल थी। मैंने झट से फोन उठाया और बोला, साहब मैं पुरानी कॉलोनी पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ तो कोई जिंदा आत्मा भी नहीं दिख रही। ठेकेदार की आवाज आई, अरे सुनील, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, जो गुप्ता ट्रेडर्स की दुकान है वहां से बाईं ओर मुड़ जाओ। करीब 400 मीटर आगे जाओगे तो दाईं तरफ एक बड़ा मैदान दिखेगा। मैदान के पीछे एक अधूरा मकान है, वही साफ करना है। मैं मजदूरों को वहीं भेज रहा हूँ, तब तक तुम अपना काम शुरू करो। मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा, ठीक है साहब, और फोन काट दिया। ठेकेदार की बताई जगह की ओर बढ़ने लगा। गुप्ता ट्रेडर्स के आगे से बाईं ओर मुड़ा तो जो देखा उसने मेरी रूह तक कपा दी। पिछली गली में जहां एक के बाद एक मकान ही मकान थे, यहाँ सब कुछ वीरान पड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा और ठंड ऐसी थी कि लगता था हवा भी पत्थर बनकर गिर पड़ेगी। पूरी सड़क पर सिर्फ दो तीन बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे। वो कहावत है ना, जहाँ पीपल हो वहाँ आत्मा मिलना तय है। उस वक्त मुझे उस कहावत पर यकीन होने लगा था। मेरे हाथ पैर ठंड और डर से और ज्यादा कांपने लगे थे। जैसे तैसे ठेकेदार की बताई जगह पर पहुंचा। वहां जो देखा उसने मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। एक बड़ा मैदान जिसकी चारों तरफ सिर्फ 3 फुट ऊंची बाउंड्री थी। मैदान के पीछे एक अधूरा मकान खड़ा था। मकान ऐसा लग रहा था जैसे बनाने वाला आधा बनाकर ही भाग गया हो। मकान की शटरिंग और बल्लियां ऐसी दिख रही थी जैसे किसी ने छत डालने से पहले ही हाथ जोड़ लिए हों। मकान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपनी अधूरी कहानी सुना रहा हो और उस कहानी का हर अध्याय खून, आंसू और चीखों से लिखा गया हो। अधूरे मकान की कहानी और यहाँ मैं, दोनों ही जिंदगी से नाखुश लग रहे थे। ठंड और वीराने के बीच इस माहौल ने मेरी हिम्मत की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि मेरे पैर एक बार वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर ठेकेदार का चेहरा याद आया और सोचा, अब लौटा तो साहब मेरी रोटी का भी कबाड़ा कर देगा। मन मजबूत किया और मकान की ओर बढ़ गया। सबसे पहले मैंने सोचा, चलो पहले इस ग्राउंड की बाउंड्री साफ कर दी जाए। जेसीबी के पंजे जैसे ही उस टूटी फूटी दीवार पर पड़े, मेरी रूह तक सिहर उठी। दीवार की ईंटें टूट टूट कर नीचे गिर रही थीं, लेकिन जैसे ही जेसीबी के पंजे पर मेरी नजर पड़ी, उसने मेरे दिल की धड़कन को 3G से 5G की स्पीड पर पहुंचा दिया। मेरे शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि मेरी जेसीबी की पंजों पर ताजा खून लगा हुआ था, जो टप टप करके टपक रहा था। एक पल को तो मैं सन्न रह गया। दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा। वो खून एकदम ताजा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी की जिंदगी का दी एंड हुआ हो। मैं हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत और डर दोनों भाई भतीजे हैं। जहाँ एक जाता है दूसरा साथ चलता है। डरते डरते मैंने जेसीबी का इंजन बंद किया और गाड़ी से नीचे उतरा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई ढोल बज रहा हो। मैं दीवार की ओर बढ़ा। कदम कदम पर ऐसा लग रहा था
कि कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा है और बुरी तरह घूर रहा है। जब मैं दीवार के पास पहुंचा और झांक कर देखा, तो जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वहां एक काली बिल्ली पड़ी थी जिसका पेट फटा हुआ था। उसके शरीर के सारे अंदरूनी अंग गायब थे और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। वो आंखें ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही घूर रही हों और मेरे सवालों का जवाब देना चाह रही हों। दोस्तों, डर के उस पल में मैं बिल्कुल जड़ हो गया। एक पुरानी कहावत है ना, अगर डर से जान नहीं निकले तो समझो किस्मत तुम्हारे साथ है। लेकिन उस वक्त किस्मत भी जैसे मुझसे रूठी हुई थी। उस बिल्ली को देखकर मेरे पैर ऐसे कांपने लगे जैसे किसी ने मुझे बर्फ के ठंडे पानी में डुबो दिया हो। मैं डर के मारे भागकर अपनी जेसीबी में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बैठकर भी मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, जैसे किसी ने मेरी रगों में बर्फ भर दी हो। मैं अपनी जगह पर सिकुड़ कर बैठ गया और सोचा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करूं? दोस्तों, डर के उस पल में मेरी आंखें बंद थीं और मेरे कान बस उस सन्नाटे की चीख सुन रहे थे। मैं काफी देर तक जेसीबी के अंदर बैठा रहा, लेकिन कोई मजदूर अब तक नहीं पहुंचा था। मन ही मन घबरा रहा था, मगर खुद को ये दिलासा देता रहा कि शायद कोई देर से आ रहा हो। तभी मैंने ठेकेदार को दोबारा कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी जान में जान आई। ठेकेदार बोला, सुनील, एक काम करो, अभी जेसीबी लेकर वापस लौट जाओ। मजदूर फोन नहीं उठा रहे हैं, शाम को वापस आना। मुझे और क्या चाहिए था? बिना देर किए मैंने तुरंत जेसीबी घुमाई और वहां से निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, रास्ते भर मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ता रहा। आखिर ये काली बिल्ली वहां कैसे पहुंची थी? उसके अंदर के अंग कहाँ गायब हो गए थे? और उसकी वो डरावनी निगाहें जो मुझे घूर रही थीं, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। वहां से किसी तरह मैं अपने अड्डे पर पहुंचा, जेसीबी खड़ी की और घर लौट आया। घर आकर जैसे तैसे नहाना धोना किया, खाना खाया और सोने की कोशिश करने लगा। मगर वो बिल्ली और उसकी निकली हुई आंखें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। शाम को जब ठेकेदार का फोन आया तो उसने बताया कि उसने 2 मजदूरों को साइट पर भेज दिया है और अब मुझे भी तुरंत वहां पहुंचना था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 7 बज रहे थे। दोस्तों, दिसंबर की ठंडी रात में 7 बजे का मतलब होता है गहरी काली रात। मन में सुबह की घटना का डर अभी भी ताज़ा था, मगर इस बात से थोड़ी राहत थी कि इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और जेसीबी लेकर फिर उसी जगह की ओर बढ़ गया। सन्नाटे भरी उस जगह पर पहुंचकर देखा कि मेरी जेसीबी फिर उसी अधूरे मकान के सामने खड़ी थी। जैसे ही मैं साइट पर पहुंचा, वहां 2 मजदूर फावड़ा लिए हुए बैठे थे। उनकी शक्लें देखकर ही लग रहा था कि वो भी इस वीराने में आने से खुश नहीं थे। उनमें से एक ने बीड़ी का लंबा कश लेते हुए कहा, भैया, इतनी ठंडी में यहाँ भेज दिया साहब ने। ये ठेकेदार लोग तो हमें भूतों के हवाले कर खुद रजाई में ऐश करते हैं। मैंने भी मजाक में कहा, अरे भाई, तुम तो फिर भी दो हो, मैं तो अकेला आया था। सुबह एक काली बिल्ली देखकर ही मेरी हालत पतली हो गई थी। मेरी बात सुनकर दूसरा मजदूर थोड़ा गंभीर होकर बोला, काली बिल्ली? किस्मत को खुला चैलेंज दे रहे थे क्या भैया? सुना है ऐसी जगहों पर काली बिल्लियां यूं ही नहीं आती। वो या तो किसी आत्मा की सवारी होती है या किसी टोटके का हिस्सा। और अगर वो तुम्हें देख रही थी तो समझो कुछ गड़बड़ जरूर है।
उसकी ये बात सुनकर मेरी पीठ की हड्डी में ठंड की लहर दौड़ गई। फिर अचानक मेरी नज़र उसी मलबे की ओर गई जहां सुबह मैंने उस काली बिल्ली की लाश देखी थी। उस खौफनाक मंजर की याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डरते डरते मैं उस जगह के पास गया और झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई बिल्ली, न खून, और न ही ऐसा कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं हैरान था, आखिर वो बिल्ली कहाँ चली गई। फिर खुद को दिलासा दिया, शायद कोई जानवर उसे उठा ले गया होगा। लेकिन मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तभी मजदूरों ने कहा, चलो भैया, काम शुरू करते हैं, जल्दी खत्म करेंगे तो जल्दी निकलेंगे, इस जगह पर ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। मैंने जेसीबी चालू की और मकान के पास की मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरी जेसीबी के पंजे को किसी सख्त चीज ने जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे पंजा किसी भारी लोहे की चीज से टकरा गया हो। मैंने मशीन रोकी और मजदूरों को बुलाया। हम तीनों ने नीचे उतर कर देखा तो मिट्टी के अंदर से एक लोहे का बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उस संदूक को देखते ही मजदूरों के चेहरे पर डर और उत्सुकता का अजीब मिश्रण उभर आया। उनमें से एक ने कहा, भैया, ये तो किसी खजाने जैसा लग रहा। लेकिन दूसरे ने फौरन टोक दिया, खजाना कम, मौत का न्योता ज्यादा लगता है। ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ मिलना अच्छा संकेत नहीं है। मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। आखिर ये संदूक यहाँ कैसे आया, और अगर ये खजाना था तो इसे छुपाने वाला इसे लेने क्यों नहीं आया। मैंने मजदूरों से कहा, सुनो, इसे बाहर निकालते हैं, कुछ देर में ठेकेदार को कॉल करेंगे और पूछेंगे कि क्या करना है। संदूक को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही संदूक पूरी तरह बाहर निकला, दोस्तों, उस संदूक की चमकती हुई सतह के ऊपर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। वो ना तो किसी लिखावट जैसी लग रही थीं और ना ही किसी पेंटिंग जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा इंसानों को उस बॉक्स में चुनवा दिया गया हो और वो अभी भी जिंदा हो। तभी मजदूरों में से एक ने कहा, भैया, इस संदूक को खोलना ठीक नहीं है, इससे अच्छा इसे यहीं छोड़ दो और चलो वापस। लेकिन मैं ठेकेदार को जवाब देने के डर से संदूक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, हम इसे खोलेंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो फौरन यहाँ से भाग जाएंगे। हम तीनों ने मिलकर संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, संदूक का ढक्कन अपने आप खुल गया और दोस्तों, जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। संदूक के अंदर एक छोटी मूर्ति थी। मूर्ति किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ही घूर रही हो। तभी अचानक वहां एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि मुझे लगा मेरा हार्ट अभी फेल हो जाएगा। हम तीनों ही सकते में आ गए। मजदूरों ने डरते हुए कहा, भैया, इस जगह को छोड़ दो, ये चीजें इंसानों के बस की नहीं होती, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन मेरे कदम जैसे जमे हुए थे। मेरी आंखें उस मूर्ति से हट ही नहीं रही थीं। मैंने बक्से को गौर से देखा। उसमें सिर्फ वो मूर्ति ही नहीं थी, बल्कि एक पुराना लाल कपड़ा भी रखा था जिस पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा मेरे समझ से बाहर थी। मजदूरों में से एक ने डरते हुए कहा, भैया, ये तो किसी तांत्रिक का काम लग रहा है, ये जगह छोड़ देते हैं, यहाँ काम करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, ठेकेदार की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैंने उन्हें शांत किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं,
बस काम खत्म करते हैं और चले जाते हैं। मैंने बक्से को एक तरफ खिसकाने का इशारा किया और उन्होंने भी वैसा ही किया। तभी मकान के अधूरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मानो किसी के पैरों के घिसटने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। मजदूरों ने फावड़े फेंक दिए और भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में कड़े हुए थे। कौन है वहाँ?" मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस ओर बढ़ा। मजदूर पीछे पीछे डरे हुए चल रहे थे। अधूरे मकान के उस कोने में घुप अंधेरा था, लेकिन मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे ही वहां पड़ी, मैंने देखा कि एक औरत की परछाई दीवार पर हिल रही थी। कौन हो तुम?" मैंने कांपते हुए फिर पूछा, और तभी वो परछाई अचानक वहां से गायब हो गई। मजदूरों में से एक ने चीखते हुए कहा, "साहब भागिए यहाँ से, ये जगह भूतिया है।" मैंने भी उसकी बात मानी और हम सब तेजी से भागकर जेसीबी के पास आ गए। तभी अचानक उसी अधूरे मकान से औरत की कराहने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर रूह कांप जाए। हम सब वहां खड़े थे कि तभी मेरी नजर उस अधूरे मकान की छत पर गई। छत पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक औरत थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि छत से लटकते हुए जमीन तक पहुंच रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे किसी मूर्ति को वहां पर किसी ने रख दिया हो। हम सब उसे ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन है। तभी उनमें से एक मजदूर को अचानक जैसे अपनी मौत को देखने की चुल मचने लगी। उसने अचानक कहा, "साहब, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ।" हम उसे रोकते रह गए, लेकिन उसने हमारी बातों को अनसुना कर दिया। वो औरत के लटकते बालों को पकड़कर मकान की दीवार पर चढ़ने लगा। हम ये देखकर दंग थे। हम चिल्लाते रहे, "रुक जाओ, मत जाओ, वहाँ खतरा है।" लेकिन वो मजदूर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस किसी बिछड़े आशिक की तरह अपनी प्रेमिका से मिलने की जल्दी में था। वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। जैसे ही उसने छत पर कदम रखा, वो औरत जो अभी तक स्थिर बैठी थी, अचानक एक झटके से खड़ी हो गई। उसकी पीठ तो अभी भी हमारी तरफ थी, लेकिन अब उसका चेहरा भी हमारी तरफ घूमा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा था कि दिल की धड़कन वहीं थम जाए। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं, मानो अभी गिर जाएंगी। उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो बार बार लपक रही थी, जैसे कोई भूखा जानवर शिकार के लिए तैयार हो। उसके होठों से अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। हम दोनों नीचे खड़े कांप रहे थे। उस भरी ठंड में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। वो औरत उस मजदूर की तरफ झुकी जो छत पर चढ़ा था। उसने कुछ बुदबुदाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मजदूर हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने जड़ कर दिया हो। तभी अचानक उसने उस मजदूर को एक ही झटके में अपने बालों से जकड़ लिया। उसके बालों में इतनी ताकत थी कि वो मजदूर छटपटा भी नहीं पाया। वो औरत उसे खींचते हुए छत के दूसरी ओर ले गई और कुछ ही पलों में वो दोनों वहां से गायब हो गए।
मैं और दूसरा मजदूर वहीं खड़े रह गए, जैसे हमारी रूहें शरीर छोड़कर जा चुकी हों। अब छत खाली थी, न वो औरत और न ही वो मजदूर, केवल एक गहरा सन्नाटा। मैंने मशीन चालू की और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसीबी के पहिए जैसे जमीन में धंस गए थे। जितना जोर लगाता उतना ही लगता कि मशीन अटक रही है। तभी एक जोरदार आवाज हमारे ठीक पीछे से सुनाई दी। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वही मजदूर पड़ा था जो अभी बिल्कुल स्थिर हो चुका था। उसका पेट फटा हुआ था और आंखें बाहर को निकली हुई थीं। उसकी ये भयानक दशा देखकर हमारे पसीने छूट गए। मैंने भगवान का नाम लेकर जेसीबी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार जेसीबी स्टार्ट हो गई। किसी तरह जेसीबी लेकर हम दोनों वहां से निकले। हम वहां से तो निकल गए, लेकिन रास्ते भर वही दृश्य हमारी आंखों के सामने नाचता रहा। जब हम ठेकेदार के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बताया तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। उसने हमें बैठने का इशारा किया और धीरे धीरे बताया, इस जगह के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये जगह पहले एक कब्रिस्तान हुआ करती थी। इस मकान को बनाने वाले लोगों ने इसे रातों रात अधूरा छोड़ दिया था। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन कहते हैं कि जो भी यहाँ काम करता है वो कुछ अजीब चीजें जरूर देखता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब मैंने पूछा। ठेकेदार ने बस इतना कहा, अब तुम्हें वहां वापस नहीं जाना होगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। अपनी जान से बड़ा कोई काम नहीं। उस रात जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने पूछा, आज काम कैसा रहा? मैंने बस इतना कहा, कुछ कामों का हिसाब लगाना मुश्किल होता है और कुछ जगहों से दूर रहना ही बेहतर। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे एक सपना आया। सपने में वही काली बिल्ली और वो कराहती हुई आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे वो कहानी अभी भी अधूरी हो। और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो कहानी शुरू होती है वो कभी भी बिना अंजाम के खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।